लाली भाग भाग, जल्दी भाग लाली, लाली भाग। रुको, और रुको बेटा, भाग, रुको। मजबूर पिटते माता पिता और उनकी रोती बिलखती बच्ची को आखिर क्यों इतनी दरिंदगी से अलग किया जा रहा था? ये कौन सी जगह थी जहां लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर ताकतवर अपनी लाठी का जोर चला रहे थे और कमजोरों के जोर को कुचला जा रहा था? आखिर क्या था ये केस और इस दरिंदगी की वजह क्या थी? आज का दिन कत्तो बड़ो हो गया हो ना। शाम होने तक तो ऐसे लागे हो कि जैसे 14 बरस का बनवास काट लिया हो मैंने। अरे सुन तो मारी रानी, जरा मुस्कुरा तो देख। देख मैं थारे लिए केल आया, गजरा। आपनो सोनो चांदी अपने पास ही रखो, रसोई में घणे काम से मने। अरे सुन तो। सोने का मिरग देखकर सीता जी भ्रमित हो गई और सीता जी की मृग तृष्णा देखकर राम जी बोले के अरे मारो लाडो, कैसा है मेरा बच्चा? बापू से मेरे लिए गजक लाए। हाँ लाए, जा थैले में रखी, अपनी माँ से ले ले जा। ये कदी गजा कदी मालपुआ, रोज रोज ऐसे लाड लड़ाएगा तो आदत बिगड़ जाएगी छोरी की। अरे मासा, महंगाई से तो घर बार में चहक रही हो है, वरना गरीबी तो कब का दम घोट चुकी होती। ऐसा बुझा बुझा क्यों बोले अनिल? बुझी बुझी तो रमा रहे आजकल। देख बेटा, घर गृहस्थी की झंझट में कदी कदी मन उचाट हो जावे है। थोड़ो बाजार में घुमा फिरा बिन्नी को, घूमने फिरने से मन बदल जाएगो। पापा मुझको ये चाहिए। ये वाला भैया? हाँ ये 50 रुपए का। चले भैया 50 रुपए। चल चल चल, यहाँ से चल, चला जा। दूसरी पहना देता हूँ, दूसरी। कोई चौकी सी दिखाओ भैया। चौकी सी? हाँ अभी दिखा देता हूँ। हाँ जी, हुई ना कोई बात। अच्छा कितने की है ये? बस 500 रुपए की। 500 रुपए? ना, ये तो महंगी है। आप पहन कर तो देखिए, दाम तो मैं कम कर दूंगा। चल रमा, चल उठ यहाँ से, उतार चूड़ी उड़ी। अरे पर चूड़ी, मैंने कहा चल, चूड़ी, आजा आजा। मन चूड़ी। अरे चल ना, चूड़ी बाद में ले। चल चूड़ी वाला। अरे ज्यादा जुगनू ना चमकाओ, थकर चूर हो गई हूँ। जे देख, अरे इकी महक खड़ी थकान पूरी दूर कर देगी। जे देख तो। माने ना जिलाओ, तकिया लगाओ और सो जाओ, मने भी नींद आ रही है। रमा, तुम्हारे से नाराज है क्या? हैं? तुम मन्ने से खुश ना है के? क्यों, तुम्हारा दुख बांटना चाहे हो? मैं जानू कि मैं कोई करोड़पति या लखपति ना हूँ, पर थारो पति तो हूँ। अच्छा तो अब थे मने ताना दे रहे हो? नहीं रमा, समझने की कोशिश कर। 8 साल हो गए ई घर में मजदूरी करते, लेकिन कदे कदे कोई सुख सुविधा की बात कर लूं तो थाने बुरो लग जावे। अब तो बर्तन माज माज के हाथा में छाले भी पड़ गए हमारे, लेकिन थाने गई, थाने तो बीवी ना नौकरानी चाहिए थी। बीवी नौकरानी नहीं, घर की लक्ष्मी हो गई। तो अब आदमी की बदकिस्मती का ठीकरा भी मैं औरता पे फूटेगो। तू हर बात को उल्टी क्यों लेवे है? उल्टा सीधा सब एक बराबर। वैसे भी कौन सी इस बात से हम धन्ना सेठ बन जाने हैं। माथा फट रहा है मेरा, सोने दो।
एटीएम कार्ड केवे है मेगा रानी। और माता ये एटीएम ने मशीन में डालो और पीसा धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ बाहर। क्या बात करे, मशीन से पीसा? हाँ, 100 का 500 का नोट धपा धप बाहर। अरे भाई सुबोध, गम्मा खड़ी भाई साहब। घड़ी गम्मा न खोज न खबर, अचानक कैसे? भाई साहब अंग्रेजी में कहवे है ना सरप्राइज, बस वो देने आ गया आपको। छुट्टी मिल गई तने? छुट्टी ना मिली, नौकरी छोड़ दी मैंने। और वैसे भी वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में क्या धरियो है? नौकरी छोड़ दी, लेकिन अब करेगा क्या? भाई साहब शहर में एक कहावत है, नौकरी और छोकरी दोनों बदलते रहना चाहिए। ये क्या ऊट-पटांग सीख के आया है तू शहर से? अरे माता तू फिक्र मत कर, सिर्फ कहावत सीखी है, तेरे संस्कार ना भूला मैं। लेकिन अब करेगा क्या? बिजनेस। और माता तेरा सुबोध सिंह बन जावेगो सेठ सुबोध सिंह। फिर देख गाड़ी बंगला नौकर चाकर सबकी लाइन लगा देगा तेरा सुबोध। मार बच्चों। लो देवर जी और पूरी खाओ। भाभी साहब इतना खिलाओगी तो खाते ही लोटो लोगे भागना पड़ेगा। छी, ऐसा ना बोलो, वैसे भी शहर में ऐसा खाना कहाँ मिलता होगा? ये तो बिल्कुल ठीक बात है। वैसे भाभी साहब क्या बढ़िया खाना बनाया आपने। भाई साहब नौकरी लग गई है आपकी, ये भाभी साहब जैसी सुंदर और बढ़िया खाना बनाने वाली लुगाई मिली है आपको। और मासा हमारी एक बात सुन ले तू, अगर तुझे हमारी शादी करनी है तो हमारे लिए भी भाभी साहब जैसी ब्यूटीफुल लड़की ढूंढ ले। ब्यूटीफुल को मतलब जाने तो क्या है? ब्यूटीफुल को मतलब वो है सुंदर और सुशील, जैसे कि हमारी भाभी साहब। अठे कुछ ना है भाभी, जिंदगी तो शहर में है, वहाँ हर चीज ऑटोमेटिक। अच्छा? हाँ, वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियाँ, मोटरें, पैसों निकालने की मशीन, मोबाइल सब है। मेरा मोबाइल देखो तुमने? ना देखो, ये देखो कितना कमाल का फोन है ना। हाँ। फोन, इंटरनेट सब कुछ है यहाँ में। देखो ये कैमरो कितने को आवे छे फोन? 5000। 5000? अब की बार जो शहर जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा एक ऐसा। सच्ची? हाँ। अरे वाह। तो ये बात पे एक सेल्फी हो जाए। जे कहोगे? सेल्फी ना जानो तुम? ना। नए शहर को नया फैशन है ये। अब यूँ समझो कि खुद से खुद की फोटो। खुद से खुद की फोटो? हाँ। जाओ। तुम ना मानो, यहाँ देखो। अरे इसमें तो हम दोनों दिख रहे हैं। हाँ उधर देखो। अच्छा तो ये होवे सेल्फी। हाँ। रमा, मैं खेता जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं खाड़ो बांध दूं? ना रहने दे, मन्ने देर हो रही है। अरे सुनो तो। ये देखो ब्यूटीफुल को मतलब वो है सुंदर और सुशील, जैसे कि हमारी भाभी साहब। माँ कटे से भीतर और काका भीतर। तो तू बाहर क्या कर रही है? तुझे कहा ना कि तू अंदर खेला कर। काका साहब ने बोला बाहर खेलने को। ले अनिल भी आ गए हो। देखो माता, जब तक मैं शहर जाके खुद के लिए घर न बना लेता ना, तब तक हमारे लुगाई लाने की तो सोचो भी ना। पर छोरा, अरे माँ साहब हमारी खेलने कूदने की उम्र है, और तुम जब देखो जब शादी की रट। भाई साहब, हाँ मैंने आपसे कुछ कहना है। क्या? भाई साहब, ये खेती बाड़ी और ना होने की मेरे से, मैं सोच रहा हूँ शहर जाके कोई नौकरी छोकरी ढूंढ लूं। देख सुबोध, दूर के ढोल दूर से ही चौखो लागे हैं, ऐसा बाबू साहब बोलते थे। अरे उनकी मती मारी गई थी।
पर मैंने न बनना उनकी तरह किसान, मैंने उनकी तरह मिट्टी खोद खोद के न मरना है। एक बावड़ा मत बन, किसान को बेटा खेती करके ही जिंदा रह सके। अरे क्या खाक जिंदा रह सके है? जिंदगी भर धरती माँ की पूजा कर करके हमारे देश की धरती सोना उगले गा गा के कौन सा किसान कुबेर बन गए आज तक? इधर देखो। और वैसे भी ये जय किसान जय जवान के नारे सुन सुन के आपकी छाती चौड़ी होती होगी, पर मन ने न मरना उनकी तरह मिट्टी खोद खोद की, मन ने बस शहर जाके पीसो कमाना है। सुबह सही कहता था, पुरखों किसी के काम आई मन ने। आधी जिंदगी बीत गई, न रमा न सुख दे पायो, न बेघा ने अच्छो भविष्य। बस बहुत हुआ वनवास, अब मैं शहर जाऊंगा। देश के छोटे बड़े गांव से रोजाना कई लोग रोजगार की तलाश में शहर आते हैं। शहर की चकाचौंध में अपना नसीब चमकाने की लालसा अक्सर अपनों को अपनों से दूर ले आती है। और जब अनिल जैसा अशिक्षित वर्ग शहरों की तरफ रुख करता है तो उनकी चुनौतियां पढ़े लिखे वर्ग के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। अनिल और रमा का रिश्ता आर्थिक तंगी की वजह से पहले ही तनाव में था और उस पर सुबोध की शहरी चाल ढाल में रमा का आकर्षण अनिल के मन में कई अंतर्द्वंद खड़े कर रहा था। लेकिन अपने विचारों के विपरीत शहर जाने का अनिल का यह फैसला थोड़ी सी खुशियों के लिए जिंदगी का दाव खेलने जैसा था। अचानक से शहर में नौकरी करने की क्यों सोची तूने? वो मासा, मेघा बड़ी हो रही है, काल को सोचने लगी कि उसका काका तो शहर वाला है और बाबू सा गांव वाला। तो तू भी शहर चला जाएगा तो बाप दादा की जमीन कौन देखेगा? मासा, जमीन तो बटाई पे दे देंगे, वैसे भी खेती करके कौन सी आमदनी हो रही है। मने लगे है अब शहर की चकाचौंधी मारो नसीब चमका सके। वेटर की नौकरी करेगा? हाँ साहब। तनख्वाह होगी 8,000 रुपए। मंजूर है? मंजूर है साहब। देर से आना, काम चोरी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे। थारे कोई शिकायत ना होगी साहब। ठीक है, कल से आ जाना। हमारी घरवाली और छोरी ने गांव से लाना चाहता हूँ, अगर आप कल की बजाय 2 दिन बाद शुरू करने को बोलो तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। लेकिन देख, अगर 2 दिन में तू नहीं आया तो किसी और को नौकरी पे रख लूंगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। चलो साहब, राम राम साहब। रमा, रमा, मुन्ने शहर में नौकरी मिल गई। हाँ, क्या बात कर रहे हो? सच्ची? सच्ची। कल तू मैं मेघा तीनों तड़के ही निकल लेंगे शहर। अरे वाह 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 भाई साहब, शहरी बाबू हो गए हमारा अनिल भाई साहब। चलो मैं भी चलूं आप लोगों के साथ। ना सुबोध, तू मासा के साथ यहाँ रहे हैं, तो पहले शहर में हमारे पाँव जमने दे, फिर तुझको और मासा को दोनों को ले जाएंगे, ठीक है? मेघा, मेघा, अरे हमारी लाडो। आजा रमा, आजा। ये रहो अपनो जयपुर रो घर। ये सारा सामान मकान मालिक का है, अपने काम आ जाएगा। अब अपनी गरीबी के दिन जाने वाले हैं। अब तो खुश है ना तू? ले भाई। के सोचने लगी? थे तो सारे दिन काम में चले जावे हो और मैं अठे अकेली बैठी रहूं हूं। अच्छा सुनो, मैंने घूमने जाना है। ठीक है, मैं साहब जी से बात करके 2-4 दिन में छुट्टी लेता हूँ, फिर तने घुमाने ले चलता हूँ, ठीक है? चल अभी तो। अरे अरे क्या कर रहे हो? मैं का जाग जावेगी। अरे नहीं जागेगी। छोड़ो, मैं थक रही हूँ, मैंने सोबा दो। अरे सुन तो, मैंने नींद आ रही है। अरे रमा सुन तो।
हमारा होटल, अटे मैं काम करूं। आजा आजा आजा, चल चल तुझे साहब से मिलवाता हूँ, आजा। राम राम साहब, जे हमारी घरवाली गांव से आई है। राम राम। राम राम। बस थोड़ा शहर घूमना चाहे थी, तो मैंने कहा कि खाना वाना। तेरा ही तो रेस्टोरेंट है, जो जी में आए खाओ। हैं? केवल खा लिए, आराम से बैठकर खाओ। बता क्या खाएगी? मन्ने ना वो पनीर वाली सब्जी हो गई ना, एक तो वो खानी है, और वो काजू वाला साग एक वो भी, और वो बड़ी बड़ी रोटियां हो गए ना जो जो उछाल उछाल के बनावे। रुक जा, बहुत भारी हो जाएगा। ऐसा करते छोले भटूरे खाते हैं। मन्ने ना खाने छोले भटूरे, और आज शहर लेकर आए हो, आज तो खिलाओ कम से कम। बहुत भारी हो जाएगा, जेब खाली हो जाएगी। कुछ भारी भारी ना होगा, मन्ने जो खाना है सो मैं खाऊंगी, ज्यादा बोलो ना ऐसे। अरे जेब खाली हो जाएगी। जो जी में आता है वो खाने के लिए मंगवा, पैसे की चिंता मत कर। नहीं नहीं सेठ जी। अरे तू तो इस रेस्टोरेंट में काम करता है, अपनी लुगाई को भी खिला, अपनी बच्ची को भी खिला है बेटा। चल खा, जो जी में आए वो खा। अब तो सेठ जी ने भी कह दिया, अब मैं खाऊंगी। आपका सेठ ना घना चोखा आदमी है, देखो कितना महंगा खाना भी मुफ्त में खिला दिया। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी नौकरी कर लूं। तू और नौकरी? क्यों, मारे नौकरी करने में क्या परेशानी है? शहर में तो औरतें भी नौकरी करे। अभी 2 दिन तो हुआ तुझे शहर आए हुए, और फिर तू जानती क्या शहर के बारे में, और फिर तने आता क्या है? खाना बनाना तो आवे है, होटल की रसोई में कोई काम तो कर ही लूंगी। थे बात करो ना सेठ जी से। ना ना, कोई जरूरत ना है। जरूरत कैसे ना है, जरूरत है। देखो हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे। इच्छाओं का कोई अंत ना होवे, और जितना पैसा मैं कमाता हूँ वो हम सबके लिए काफी है। नौकरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, और यहाँ रानी बन के रहे। अरे देखना, एक दिन तेरा ये राजा ना यहाँ राजमहल खड़ा कर देगा। हाँ, राजमहल जब होगा तब होगा। फिर पहली मने एक फोन लार दियो, बिल्कुल सुबोध जैसा। ठीक है, पहली तनख्वाह मिलते ही तुझे फोन ला के दूंगा। अरे अब तो खुश। लग रहा है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे रमा ऐसे ही खुश रहे, अपने परिवार की खुशहाली को ऐसे ही बनाए रखने के लिए खूब मेहनत करूंगा मैं। ये ले 8,000 रुपए तेरी तनख्वाह के। मेहरबानी मालिक। और सुन, ये 1,500 रुपए तेरा बोनस। बोनस? हाँ बोनस। इसके अलावा एक बोनस और है तेरी घराड़ी के लिए। अब तेरी घराड़ी नहीं, तेरी बेटी के लिए भी वापस ले आना उन्हें यहाँ, आराम से सह परिवार खाना खिलाने, वो भी बिना पैसों के। मेहरबानी मालिक। रमा, रमा, रमा। रमा जल्दी से आंखें बंद कर। पण काई हुई हो? अरे बंद तो कर, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। अरे पण हुई हो काई? अरे मारी रानी बंद तो कर। अच्छा अच्छा ठीक है, लो करूँ। ये देख। अरे फोन कैसे लगू? हाँ हाँ बढ़िया है। हमारी पहली तनख्वाह मिली और बोनस भी, तो थारे लिए फोन ले आया। घड़ी घुमा भाई साहब। सुबोध तू? हाँ आज सवेरे ही आयो है। आज को दिन कितना अच्छा है ना, आज सुबोध भी आ गयो और आज आपको तनख्वाह भी मिल गई। आपको नया फोन? हाँ दिखाओ तो। अच्छा वो लेते हैं, वो क्या कहते हैं, खुद से खुद की फोटो सेल्फी। अरे पण भाभी जान में तो सामने वाला कैमरा ही ना है। क्या बात कर रहे हो? हाँ कैमरा ही ना है? ये देखो ना। मैंने था से कहा था ना
मैंने सुबोध जैसा फोन ही चाहिए। अरे वो बड़ो महंगो है, थोड़े दिन इससे काम चला ले, बाद में दिलवा दूंगा। मैंने कहा था मैंने ऐसा फोन ना चाहे है। अब इसमें मैं सेल्फी कैसे खींचूंगी? इसमें बहुत सारा खेल है, देख तो। अल्लाह दिखाओ तो। ज्यादा खेल भी ना है, सिर्फ एक दो है, एक यो है और एक यो है बस। मैंने ना चाहे ऐसा फोन, मैंने कहा था मैंने सुबोध जैसा फोन चाहे। अरे अभी सुनो तो। देखो भाई साहब, आप अगर पहले ही शहर आ जाता तो आज आपका ठाट ही कुछ और होता, पर कोई ना, अब मैं जो आ गया हूँ, पर अपना बिजनेस जमते ही आपको भी अपने साथ मिला लूंगा। मैंने ना अच्छा लगा ये फोन, इसमें तो रेडियो भी ना है। अरे भाभी साहब, हमारा बिजनेस तो जमने दो, हमारे से भी अच्छा फोन दिलाऊंगा आपको। बिजनेस करना कोई जादू मंत्र है कि मंत्र फूके और बन गयो सेठ? अरे भाई साहब, मैं अब तुम्हारी जिंदगी को नक्शो बदल दूंगा। बिजनेस का चक्कर छोड़ और कोई ढंग की नौकरी कर ले। अरे भाई साहब, मैं नौकरी वोकरी करने ना आया। बड़े शहर में बिजनेस करना तो आसान ना है, हैं? कल को पछतावे से अच्छा है कि कोई चोखो निर्णय ले ले। सुन, हमारे होटल में एक वेटर की जगह खाली है, तू कल चल मेरे साथ, साहब से बात करूंगा, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। मैंने ना बनना है वेटर वेटर, अपनी नौकरी अपने पास रखो। अरे देवर जी, कर लो थोड़े दिन नौकरी, 2 पैसे हाथ में आ जावेंगे, और फिर जब पैसे हो जावे खूब सारे तो कर लेना बिजनेस, क्यों? ठीक है, अब आप कह रही हैं तो बन जाएंगे वेटर, और चल लेंगे कल आपके साथ होटल, ठीक है? आप खुश? अच्छा, फिर हमारा फोन? अरे हाँ हाँ, वो भी ला देंगे। साहब, पिछला 1 महीना से ना हमारा बड़ा बेटा को फोन लग रहा है, ना हमारा छोटा बेटा को फोन लग रहा है। अब बैठिए माता। आइए माता जी। आपके बेटों के नाम क्या हैं? साहब, बड़ा बेटा को नाम अनिल और छोटा को सुबोध है। 2 महीना पहला हमारो बड़ो बेटो अनिल अपनी घरवाली और बच्ची का साथ यहाँ जयपुर में रहने आया था। बाद में सुबोध भी उनके साथ रहने लग गयो। ये सब रहते कहाँ हैं? साहब, मैं उनको पतो भी को नहीं जानू। एक बार अनिल ने मनी ऑर्डर भेजो तो भी मैं पतो देखकर मैं आज तड़के ही यहाँ पहुंची हूँ साहब। यहाँ के देखो साहब तो घर में तालों लग रहे तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछो, पर कोई पतो नहीं चलो साहब। भाई जी, हाँ जी, ये पता बताओ कोड़ा को है? इनके सामने वाला घर है, कोने वाला है। हाँ ये मासा से अनिल और सुबोध दोनों के फोन नंबर लो और पता करो कि इन दोनों के फोन कब बंद हुए। जब बंद हुए तो वो दोनों किस लोकेशन पे थे। सर, आपके बेटों की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? साहब, गांव में तो कोई दुश्मनी नहीं थी, शहर की मैं नहीं जानू। अच्छा, वो दोनों काम क्या करते थे? साहब, एक बड़ा होटल में बेड़ा को काम करते थे। कौन सा होटल? कोई बड़ी होटल है साहब, जयपुर चाय का नाम है। हाँ सर, वो दोनों यहाँ पर वेटर थे, लेकिन मैंने 1 महीने पहले ही दोनों को बाहर निकाल दिया था। क्यों? उन्होंने मेरे गले से 10,000 रुपए गायब कर दिए थे। तो सेठ, तमीज से बात करो, अपनी भी रेस्पेक्ट है। चोर लग रही हूँ कहीं? वो था जनाब बाजे घना, पक्का पैसे तूने निकाले। देखो सेठ, हमारे पे गलत इल्जाम लगा रही हो। अबे साले, ये सब लोग मेरे पुराने नौकर हैं और तू नया है। चल निकाल पैसे। सुबोध ऐसा नहीं कर सकता साहब। तो फिर तूने निकाले पैसे? तू भी तो नया है। हाँ नाना साहब, आप गलत सोच रहे हो। अब बकवास बंद करो, निकालो दोनों को यहाँ से बाहर। और हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो जेल में डलवा दूंगा। अरे निकालो यहाँ से बाहर। थारे पैसे लौटा देंगे साहब, थारे पैसे लौटा देंगे साहब। तुमने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं सर। क्यों नहीं की? दरअसल बड़े भाई पर मुझे दया आ गई, बोला कि वो पैसे वापस लौटा देगा। बड़ा वाला भाई बहुत सीधा था, लेकिन वो छोटा वाला 1 नंबर का हरामी था। तो उसने तुम्हारे पैसे लौटाए? नहीं सर, अनिल ने वादा तो किया था, लेकिन फिर वो कभी लौट के ही नहीं आया। साहब, उस सुबोध की सजा उस बेचारे अनिल को भुगतनी पड़ी।
साहब चोरी अनिल ने ना करी, चोरी सुबोध ने की है साहब। तुमने देखा था सुबोध को चोरी करते हुए? सर देखा तो नहीं, वो शक्ल से बड़ा चालू था साहब। हेलो, अरे पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। तोड़ दो ताला। सुन, पत्थर ले गया। इनके पड़ोसियों से पूछताछ करो और आके मुझे रिपोर्ट करो। सर, सर, अनिल के पड़ोसियों से पूछताछ करने पर मालूम चला है कि 20 दिन पहले तक अनिल अपनी घरवाली और बेटी के साथ में वहां रह रहा था। सुबोध भी 1 महीने पहले तक उनके साथ में था, लेकिन आखिरी दिनों में दिखाई नहीं दिया। और सर, एक पड़ोसी ने यह भी बताया है कि उन आखिरी दिनों में सुबोध एक दिन घर पे आया था जब अनिल घर पे नहीं था। सुबोध कब आया था उनके घर? सर, नौकरी से निकालने के 1 हफ्ते बाद, यानी 8 अगस्त को। बड़े भाई की गैर मौजूदगी में ही सुबोध उनके घर क्यों आया? सर, सुबोध ने जयपुर जाकर रेस्टोरेंट से 10,000 रुपये चुराए थे। शायद इस वजह से अनिल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और तब हो सकता है सुबोध अपनी भतीजी मेघा से और भाभी से मिलने के लिए आया हो। दोनों भाइयों की मोबाइल डिटेल्स? सुबोध का फोन 10 अगस्त से बंद है, जब अपनी भाभी से मिलने के लिए गया था। उसके 2 दिन बाद से उसकी लास्ट लोकेशन भी उसी एरिया के आसपास थी जहां अनिल किराए पर रहता है। और अनिल का फोन कब बंद हुआ? सर, उसका फोन तो सुबोध के वहां जाने के 2 दिन पहले से ही बंद है, यानी 6 अगस्त से। और हाँ सर, अनिल के घर से जो हमें मोबाइल बॉक्स मिला था उसका IMI नंबर ट्रेस हो गया है। लोकेशन बेनाड के आसपास की है और इस इलाके में अनिल के साथ काम करने वाले वेटर विक्रम का भी घर है। उठा के लाओ उसे। यस सर। क्या हुआ साहब? सर्च करो अंदर। सर, ये रहा सर अनिल का मोबाइल। साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बता ये अनिल का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? कहाँ है अनिल? साहब मैंने ना पता साहब अनिल का है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, अनिल ने खुद ही मोबाइल मुझे बेचा था। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसे कुछ पैसों की जरूरत थी साहब। नौकरी से निकाले जाने के कितने दिन बाद बेचा था ये मोबाइल? ये कोई 8 या 10 दिन बाद साहब। 8 या 10? ठीक याद नहीं है, लेकिन जब अनिल की बीवी हमारे सेठ से मिली थी उससे ठीक 2 दिन पहले साहब। क्या अनिल की बीवी तेरे सेठ से मिलने आई थी? हाँ साहब। तो क्या सेवा की जाए आपकी? सेठ जी, आप अनिल को दोबारा से नौकरी पे रख लीजिए। चोरी सुबोध ने की होगी, ये ऐसा काम ना कर सके हैं। बड़ा विश्वास है अपने आदमी पे। सेठ जी, ये तो बहुत भोले हैं। इन्होंने तो सुबोध से अपना रिश्ता भी खत्म कर लिया। ये तो खुद सुबोध को दोषी माने हैं। अब आप ही बताइए, अगर ये झूठे होते तो ऐसा काम करते? हमारा सेठ अनिल की बीवी पर बहुत मेहरबान था, लेकिन साहब उस दिन उसने उससे ना तो हाँ कहा ना ही ना कहा। बोला सोच के बताऊंगा। किस बात को लेकर मेहरबान था वो अनिल की घरवाली पे? साहब अनिल 2-3 बार उसकी घरवाली और छोरी को लेकर हमारे रेस्टोरेंट आया था, तब हमारे सेठ ने महंगे से महंगा खाना उसे मुफ्त में खिलाया था। और साहब अगर हम अपने किसी घरवाले को चाय भी पिला देना तो हमारी तनख्वाह में से पैसे काट लेता था साहब। ये जयपुर जायका रेस्टोरेंट का सेठ मुझे पहले से ही गड़बड़ लग रहा था। जरूर इसकी बुरी नजर अनिल की बीवी पे होगी, इसीलिए चोरी की शिकायत करे बिना उसने अनिल को नौकरी से निकाल दिया ताकि उसकी बीवी से फायदा उठा सके। पकड़ के लाओ उसे, उसका जायका हम बिगाड़ते हैं। सर, तुम्हारा सेठ कहाँ है? वो तो कल से नहीं आए। उनका नंबर दो। हाँ जी। ये तुम्हारा सेठ रहता कहाँ है?
सर जयपुर जाकर रेस्टोरेंट के सेठ राजेश का घर और मोबाइल दोनों बंद है और कल से वो रेस्टोरेंट पे भी नहीं आया। उसका फोटो हर जगह सर्कुलेट करो, पता करो कि भागकर गया कहाँ है। ओके सर। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? पुलिस को फोन करना पड़ेगा। बापू साहब हम घर कब जाएंगे? हाँ क्या? ओके। पहले तूने हमसे ये छुपाया कि अनिल की बीवी तुझसे मिलने आई थी, फिर इसी से फोन करा के अपने अड्डे का ठिकाना बता दिया। क्या चक्कर है ये सब? सर मैं डर गया था कि कहीं अनिल मुझे जान से ना मार दे। वो बावली बुद्धि कभी कभी बहुत ही खूंखार हो जाता था। वो बावला है या तू हमें बावली बूझ समझ रहा है? कहाँ गायब हो गया था अचानक से? गायब कहाँ हुआ था सर? मुझे तो जैसे ही पता चला कि आप लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं तो मैंने सामने आने में ही भलाई समझी। और आप क्या कर रही थी इसके साथ? साहब हमारे देवर ने इनके गले से पैसे चुराए थे, जिसकी वजह से इन्होंने हमारे आदमी को भी नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद दोनों भाइयों में ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सट के गले में तूने हाथ मारा ना? भाई साहब चिल्लाओ मत! तूने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। और झगड़े के बाद जब ये घर आए तो मन्ने भी उल्टा सीधा सुनाने लगे। यूं कहीं हो गया? खून का यहाँ बह रहे हो? कहीं हुई बताओ ना। और सबूत कटे है। खबरदार, जो थारी जबान पे उस कमीने का नाम भी आयो। यहाँ कहीं लेबा कह रहे हो? ताको भाई लागे वो। और मैं थारो खसम प्यारो है कि वो यूं कहीं अनाप शनाप पकड़े होते। अनाप शनाप पकड़े? पता ना सुबोध के साथ उनकी के कहा सुनी हुई, जिसके बाद वो हमारे पे गंदा गंदा लांछन लगाने लगे। हमारे से ना रहा गया साहब। छोड़ो मने, देवर लागे वो मारा और देवर भाई के समान हो गए। समझा कुछ? 8 साल हो गए हमारा ब्याह को, और अगर मैं इतनी बुरी लागू तो जान से मार दो मने, लेकिन ऐसा लांछन ना लगाओ। उसके बाद पता ना उसके जमीर ने उससे के कहा कि वो हमारे से आके माफी मांगने लगा। मने माफ कर दे रमा, मुझसे हमारी बुद्धि फिर गई थी जो तने उल्टा सीधा कह दिया। मने माफ कर दे रमा, मने माफ कर दे। अगर अनिल गलतफहमी का शिकार था तो उस झगड़े के बाद उसकी पीठ पीछे सुबोध तेरे पास क्या करने आया था ना? या कहेगी याद नहीं? मने सब याद है साहब। सुबोध आया था पर मैंने उसे रुकने ना दिया। देख सुबोध, मैं ना चाहती कि थारी वजह से हमारा घर बर्बाद हो। पता ना थारे भाई साहब के दिमाग में के चल रहा है। तने आना है तो आ, पर थारे भाई साहब हो जद आना, समझा? तू इससे मिलने इसके रेस्टोरेंट गई थी? हाँ साहब, अनिल की नौकरी छूटे 1 हफ्ता गुजर गया था। उन्हें दूसरी नौकरी भी ना मिल रही थी, इसलिए मैं उनसे बोली, देखो चोरी तुमने ना की है, चोरी सुबोध ने की थी। उसकी सजा तुम क्यों भुगतो? तुम ना एक बार सेठ जी से जाकर मिलो। वो हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहे। आप बोलो तो मैं जाके बात करूं। वो बड़े भले आदमी हैं, हो सकता है हमारी मदद कर दे। फिर मैं सेठ जी से मिली और सेठ जी ने हमें अपने घर की रसोई में काम दे दिया और रहने को कमरा भी। तूने इन्हें घर पे नौकरी क्यों दी? रेस्टोरेंट पे क्यों नहीं दी? देखो, अगर ये तुम पर दबाव डालकर ये सब कुछ बुलवा रहा है ना, तो डरना बिल्कुल नहीं। ना साहब, ऐसा कुछ भी ना है। अनिल भी तुम्हारे साथ इसके घर पे था,
फिर वो कहाँ गया? मने पता ना साहब, लेकिन वो अकेले ना भागे, हमारी बेटी को भी लेकर भागे हैं। आ गया? मगर क्यों? पता ना साहब, वो बिल्कुल बावले से हो गए थे। बावले ही ना, जिद्दी, शक्की और बड़े ही गुस्सेल हो गए थे। सुबोध के बाद अब वो ये कहने लगे थे कि इनके साथ हमारा कोई गलत रिश्ता है। उनकी गलत फहमियों के कारण मैं इनसे आंख मिलाने से भी हिचकती थी साहब। सर मैंने तो बस इनका अच्छा सोचकर इन्हें नौकरी दे दी, लेकिन अनिल ने तो अपने शक के घेरे में मुझे भी घसीट लिया। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती तो वो हमारे पे ही बिगड़ते। वो कई बार अपनी गलतियों की माफी भी मांग लेते, लेकिन फिर वापस वैसे के वैसे ही। एक दिन मैंने बोल दिया साहब, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो मैं मेघा को लेकर गांव चली जाऊंगी। मुझे सुनकर ऐसा बिगड़े कि जान लेने पर उतारू हो गए। हमारी फूल सी बच्ची ना जाने क्या हाल में होगी। तो उस वक्त तू हमारे पास क्यों नहीं आई? मैंने लगा साहब कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ना। हाँ, उसके बाद मैंने सुबोध का फोन आया। कहाँ? सेठ जी के फोन पे, और वो मुझसे बोला, भाभी साहब मैंने ढूंढ लिया थारे पति को। अच्छा कटे है वो, और मेघा कहाँ है? अरे बता दूंगा, इतनी जल्दबाजी भी क्या है। पहले हमारी बेइज्जती को हिसाब किताब तो चुप तो कर लूं भाई साहब से। अनिल के साथ हमारी छोरी है साहब। अगर दोनों भाइयों की दुश्मनी की सजा हमारी छोरी को मिली तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाऊंगी साहब, कभी माफ ना कर पाऊंगी। किस नंबर से कॉल किया था सुबोध ने? सर ये इस नंबर से। मासा, 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 क्या हो गया मासा? मैंने तो कटे चली गई थी। मैंने तो कटे चली गई थी। मारो अनिल और सुबोध कटे बेटा, मारो अनिल और सुबोध कटे। मासा, तू मारी मेघा है, मारी मेघा, सिर्फ मारी। मुझ बंदर को तेरा ही सहारा है। तुझे अपनी छाती से लिपटा कर रखूंगा, कहीं जाने ना दूंगा। तू मारी मेघा है, किसी को ना ले जाने दूंगा, किसी को ना ले जाने दूंगा। हाँ। सर, सुबोध ने जिस नंबर से फोन किया था वो ट्रेस हो गया है। फोन अभी भी ऑन है। लोकेशन दादी के फाटक के आसपास की है। छोड़ दो। चलो भाई। सर, सुबोध की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कल बॉडी मिलने के 24 घंटे पहले ही सुबोध की गला घोट कर हत्या कर दी गई थी। यानी रमा के पास उसका कॉल आने के करीब 4 घंटे बाद? हाँ सर, और सर बॉडी पर खरोंच के निशान भी मिले हैं। रमा ने बताया था कि दोनों भाई एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। हो सकता है हत्या से पहले दोनों भाइयों के बीच में हाथापाई हुई होगी। लेकिन अनिल का सुबोध की लाश को उस कार्टून बॉक्स में रख के भाग जाना कुछ अजीब नहीं लग रहा? 3212S और 5H, उस फार्म हाउस पे ऐसे दूसरे कार्टून बॉक्स भी नहीं थे। पता चला वो जगह किसकी है? हाँ सर, वो जगह किसी मनोहर नाम के आदमी की है, और इस मनोहर का ऑफिस यहीं झोटवाड़ा में है। डोमेस्टिक जॉब एजेंसी है उसकी। चलो फिर इस मनोहर से भी मिलते हैं।
अनिल को मैंने अपने फार्म हाउस पे रहने की इजाजत दी थी। वहाँ जब डेड बॉडी मिलने की खबर मिली उस समय मैं झालावाड़ में था। आप अनिल को कैसे जानते हैं? अनिल जिस रेस्टोरेंट में वेटर था वहाँ मैं अक्सर डिनर के लिए जाया करता था। अभी कुछ दिनों पहले वो मेरे पास आया था, कह रहा था कि उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। साहब ये एहसान कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं तुझे थोड़े दिनों में बताता हूँ। आपके फार्म हाउस पे क्या नौकरी करता था वो वहाँ नौकरी नहीं कर रहा था, सिर्फ ठहरा हुआ था। वो अपनी बेटी के साथ आया था, कह रहा था कि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो मुझे इस पर दया आ गई। जब तक तेरी नौकरी का इंतजाम नहीं हो जाता ना, तू जाकर मेरे फार्म हाउस पे रह ले। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। हाँ ठीक है ठीक है। और जब तक मैं उसके लिए नौकरी ढूंढता मुझे उसके कांड के बारे में पता चला। फिर तो आप सुबोध को भी जानते होंगे। सुबोध? हाँ, अनिल का भाई। वो भी तो जयपुर जाकर रेस्टोरेंट में वेटर था अनिल के साथ। उससे भी मैं वहीं मिला था। कुछ दिनों पहले उसका भी फ़ोन आया था नौकरी मांगने के लिए। फिर आपने क्या कहा? मैंने उसे भाव ही नहीं दिया। ये अनिल जितना सीधा लगता था ये सुबोध उतना ही चालाक था, इसलिए मैंने उसे टाल दिया। लेकिन मैं तो खुद हैरान हूँ ये सोचकर कि अनिल ने सुबोध का मर्डर कर दिया। आपने सुबोध को बताया था कि अनिल आपके फार्म हाउस पे रुका हुआ है? हाँ, उसने बातों बातों में मुझसे पूछा था अनिल के बारे में, तो मैंने बता दिया। कब फोन आया था उसका? 4 दिन पहले, बुधवार को। सुबोध की लाश हमें इस कार्टून बॉक्स में मिली। आप बता सकते हैं ये कार्टून बॉक्स किस चीज़ का है और इस पे जो लिखा है उसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता साहब। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्टून बॉक्स फार्म हाउस पर पहले से था। अनिल ही लाया होगा सर इसे। सर सुबोध ने 4 दिन पहले यानी बुधवार के दिन ही रमा को फ़ोन किया था, जिसके बाद रमा हमसे मिली थी। रमा का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से अनिल काफी हिंसक हो गया था, एकदम साइको की तरह बर्ताव कर रहा था। अनिल के साथ उसकी बेटी भी है। इससे पहले कि उसके पागलपन का शिकार उसकी बेटी या कोई और बने, हमें अनिल को पकड़ना होगा। उसे ढूंढने का काम तेज कर दो। ओके सर। और उस कार्टून बॉक्स के बारे में भी पता लगाओ। मुझे लगता है कि सुबोध के मर्डर में इस बॉक्स का कोई ना कोई लिंक जरूर है। पता करो कि 3212S और 5H ये कोई कोड वर्ड है या कोई और रहस्य। सर। और इस मनोहर के बारे में भी छानबीन करो, कहीं जॉब एजेंसी की आड़ में कोई इलीगल धंधा तो नहीं करता है? जी सर। बापू से बताओ ना ये कौन सी जगह है? बोलो ना, हम माँ के पास कब जाएंगे? ये के लीला रची राम जी, मारी लाडो ने के जवाब दूं? राम जी की लीला? बापू साहब राम लीला देखने जा रहे हैं? हाँ मारी लाडो, जे जिंदगी राम जी की लीला ही समझ। मैं भी बजरंग बली बन के निकला हूँ संजीवनी बूटी तलाशने। बापू साहब मुझे बजरंग बली बहुत अच्छे लगते हैं। यही सोच ले बेटा, ये धरती रामलीला का मंच है और तेरा बाप बजरंग बली बन के संजीवनी बूटी तलाशने निकला है, लेकिन ढो रहा है पत्थर। पापा साहब हम लोग यहाँ पर रामलीला खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। जय बजरंग बली। ये लंका है लंका, यहाँ रावण सेना के लोग घूम रहे हैं। अगर इस तरह से बोलेगी तो बंदी बना लेंगे। हाँ बापू साहब। गांव से शहर का रुख करने वाला एक किसान आज एक खाना बदोश की तरह भटक रहा था, और उसके साथ उसकी बेटी भी, जो कभी गांव से नौकरी की तलाश में निकला था। आज पुलिस उसे हत्यारा मानकर तलाश रही थी। अपने हालात को कोसता हुआ अनिल अब कहां आ पहुंचा था? क्या वो वाकई पुलिस से भाग रहा था या वो खुद किसी की कैद में था? ऐसी कौन सी जगह मौजूद था वो जिसे वो लंका की संज्ञा दे रहा था? नहीं साहब, मैं ये नहीं मान सकूं कि मारो अनिल सुबोध ने मार सके। लेकिन हमें सुबोध की बॉडी उसी जगह से बरामद हुई जहां अनिल आपकी पोती के साथ रहता था। साहब एक भाई ने क्या मार सके? वो भी मारो अनिल जैसा बेटो, वो शांत बेटो तो साहब। फिर आपको क्या लगता है सुबोध की हत्या किसने की होगी? मैं नहीं जानती साहब। आपकी बहू रमा, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? साहब वह बड़ी महत्वाकांक्षी थी। गरीब होते हुए भी घर की सारी सुख सुविधा चाहती थी। मारो अनिल के यहाँ जयपुर में ले आयो साहब। रमा ने हमको बताया कि अनिल को लगता था कि रमा का अपने देवर सुबोध के साथ गलत रिश्ता था। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? साहब मारो बेटो दे दो साहब, मारो बेटो दे दो साहब, मारो बेटो। हवलदार जी सर, पेपर वर्क कंप्लीट करके बॉडी मासा के सपुर्द कर दो। आइए मासा। मनोहर का बयान, अनिल की उस फार्म हाउस पे उपस्थिति, सुबोध की लाश का वहां से मिलना, उस पर रमा का अनिल की मानसिक हालत का बखान, अनिल का शक
सुबोध से उसके झगड़े की वजह का खुलासा। इन सब बातों से तो यही लगता है कि अनिल ने ही सुबोध की हत्या की है, लेकिन ये सारे समीकरण सिर्फ रमा का नजरिया है। अब सवाल ये उठता है कि रमा सच कह रही है या झूठ। मीणा, रमा का उस रसिया राजेश के ऊपर विश्वास करके उसके साथ रहना यह भी गड़बड़ लगता है। इस सारे केस को समझने से पहले हमें रमा के चरित्र को समझना होगा। सुबोध ने अपने जिस नए नंबर से रमा को कॉल किया था उसकी कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशंस का पता लगाओ, और राजेश के रेस्टोरेंट से चोरी हुए 10,000 रुपयों की कहानी का भी, क्योंकि हो यह भी सकता है कि ये सारी कहानी राजेश बना रहा हो और वो रमा को मजबूर कर रहा हो। सर, सोने का हिरन सिर्फ एक छलावा था और उस छलावे का सहारा लेकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। फिर सीता जी की खोज में राम जी जंगल जंगल भटकने लगे। जैसे माँ की खोज में भटक रहे। बोलो ना वापस, हमको माँ कब मिलेगी? सर, सुबोध और अनिल को नौकरी से निकालने के बाद सुबोध का नया नंबर और राजेश के फोन की लोकेशन कई दफा साथ साथ अलग अलग जगहों में पाई गई थी। इन लोकेशंस में राजेश के रेस्टोरेंट की लोकेशन भी है? नहीं सर, राजेश के रेस्टोरेंट की लोकेशन नहीं है। ये लोकेशंस है मानसरोवर, सोडाला और चांदपुर, जबकि राजेश का रेस्टोरेंट तो शामनगर में है। इसका मतलब राजेश अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक मामूली से वेटर से रेस्टोरेंट के बाहर इन लोकेशंस में मिल रहा था, जिसे उसने चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया था। सर, ऐसा भी हो सकता है कि राजेश ने अनिल के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा हो। इन लोकेशंस पे सर्च करो और जानने की कोशिश करो कि इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। ओके सर। सर, सुबोध और अनिल को नौकरी से निकाले जाने के 3 दिन बाद की है फुटेज, जबकि रमा बता रही थी कि जिस दिन दोनों भाइयों को नौकरी से निकाला गया था उस वक्त दोनों भाइयों में खूब झगड़ा हुआ था, और अनिल ने तो सुबोध के साथ रिश्ता रखने का लांछन भी लगाया था रमा पर। ये औरत तो सच में तिरछित निकली। सुबोध ने जरूर चोरी के पैसों से रमा को ये मोबाइल खरीदवाया होगा। सर, अभी के अभी रमा को अरेस्ट करके लाता हूँ। नहीं, पहले राजेश को लेकर आओ। अब तक हमें लग रहा था कि राजेश रमा को मजबूर करके झूठी कहानी बनवा रहा है, लेकिन अब कहानी कुछ और है, जिसमें राजेश के रसिया स्वभाव का रमा फायदा उठाते हुए नजर आ रही है। अरे सर मेरी डायरी। डायरी ना, तुझे भी लेके जाएंगे, चल। अरे सर पर सर लेकिन हुआ क्या? अरे सर बात तो सुनिए एक बार। हाँ सर, रमा अक्सर मेरा मोबाइल यूज किया करती थी। तेरा मोबाइल ही नहीं, वो तुझे भी यूज किया करती थी। मैं समझा नहीं सर। ये बता कि अनिल वाकई मेघा को लेके भाग गया या कहानी कुछ और ही है? नहीं सर, वो सच में मेघा को लेकर भाग गया था। और अनिल के शक में कितनी सच्चाई है कि रमा के साथ तेरा भी गुटरगुन चल रहा है? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। देख, जो भी है सच सच बोल दे। तू तो रमा के प्यार में गूंगा हो गया है, पर रसिया बाबू, रमा तुझसे प्यार नहीं करती, तुझे बावली बूझ बना रही है। मीणा? हाँ सर। दिखाओ। ये फिल्म तब की है जब रमा अनिल के साथ तेरे घर पे रहती थी। क्या तेरे सामने भी सुबोध से ऐसे ही मिला करती थी? क्या सुबोध तेरे घर भी आया करता था? नहीं सर, वो कमीना कभी मेरे घर नहीं आया। इतना गुस्सा सुबोध के लिए? कहीं तैने ही तो नहीं मार डाला उसे? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, जलन की वजह से, क्योंकि तू एक बदचलन औरत से प्यार करने की भूल कर बैठा था, है ना? देख, सीधे सीधे बता दे कि रमा के साथ मिलकर क्या माया जाल रचाया तूने। सर, ये सारा माया जाल रमा का रचाया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उस बदचलन औरत से प्यार किया और वो सुबोध के साथ। अनिल और सुबोध को नौकरी से निकालने के बाद रमा मेरे पास आई। उसने तब सिर्फ अनिल को नौकरी वापस देने की बात नहीं की, बल्कि वो खुद भी नौकरी करना चाहती थी। इसलिए मैंने उन दोनों को अपने घर पर नौकरी दे दी और रहने की जगह भी। इसीलिए ही ना कि तू रमा के साथ। सर, तब तो ये ख्याल मेरे दिमाग के अंदर ही थे, लेकिन इन ख्यालों को हवा रमा ने खुद दी। अनिल नहीं चाहता था कि मैं रमा से बातचीत करूं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कह पाता था। रमा के खुलेपन ने मुझे उसके लिए बावला बना दिया।
लेकिन एक दिन अनिल ने हम दोनों को किचन में साथ देख लिया। ये कर रहे हो, हटो ना आप भी ना। तुम मने लगा आप होगे, लेकिन ये तो मैं रसोड़े में काम कर रही थी। मने ना पता हो ये सब के, मने ना पता हो। सर रमा ने बड़ी चालाकी से अनिल को बुद्धू बना दिया। उसके बाद अनिल ने मेरा घर छोड़ने का मन बना लिया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाहर जाऊंगा, कुछ और करूंगा, पैसा कमाऊंगा और बहुत जल्दी आपके पैसा लौटा दूंगा। चल रहा मैं यहाँ से। हाँ, मुझे लगा रमा और मेरी प्रेम कहानी खत्म, लेकिन उसी दिन रमा मेरे पास आई और बोली, ये मैंने बस अड्डे पे अकेला छोड़ के चले गए और मेघा ने भी साथ ले गए। वो तो तुम दोनों को साथ लेकर गांव के लिए निकला था। ना ना, ये हमारे से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए इन्हें यकीन था कि आपके और मेरे बीच में रिश्ता है। मैंने इस अनजान शहर में अकेले छोड़ गए। किसी तरह से मैं आपके घर का पता ढूंढती ढूंढती आई हूँ। और रमा को मैंने अपने साथ रख लिया। मैं उसे अपनी बीवी की तरह साथ रख रहा था, लेकिन अनिल रमा और मेघा को लेकर तेरे घर से कब गए? आप अनिल को पहली बार ढूंढते हुए जब मेरे रेस्टोरेंट आए थे, उसके तकरीबन 2 हफ्ते पहले। लेकिन आपके जाते ही मैंने सारी बातें रमा को बता दी थी। हेलो, अरे पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। फिर रमा ने ही सारी कहानी बनाई। पहले मैं जो कुछ बोल रहा था सब कुछ रमा के कहने पे बोल रहा था। फिर सुबोध की हत्या की क्या कहानी है? क्योंकि तूने और रमा ने जो बयान दिया उससे सुबोध की हत्या का शक अनिल पे गया। मैं और कुछ नहीं जानता। मैंने जो कुछ किया रमा के कहने पे ही किया। रमा कहाँ है इस वक्त? मेरे घर पर। मीणा? हाँ सर। रमा को लेके आओ। सर। हाँ भाई, ये डायरी तेरी है? हाँ सर। इसमें ये कोड वर्ड में क्या लिखा है? ये सर, ये तो रेस्टोरेंट में जो सामान आता है उसका हिसाब है। तेरा हमें भी तो समझा, ये क्या हिसाब है? सर ये S12 यानी शुगर 12 किलो, O 32 यानी ऑयल 32 लीटर। ये होलसेलर की लिखावट है जिसके यहाँ से हमारे यहाँ सामान आता है। तो इस कार्टून बॉक्स में तेरे होलसेलर ने तुझे सामान भेजा था? यस सर। तू बता सकता है ये 32 लीटर ऑयल, 12 किलो शुगर और 5 किलो हल्दी उसने कब तुझे बेचा था? हाँ सर, वो डायरी। यस सर, 18 सितंबर को। 18 सितंबर। 20 सितंबर को सुबोध की लाश इस कार्टून बॉक्स में मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से 24 घंटे पहले उसकी मौत हुई थी, यानी 19 सितंबर। 18 सितंबर को ये कार्टून बॉक्स तेरे रेस्टोरेंट में आया, तो 19 सितंबर को मनोहर के फार्म हाउस पे कैसे पहुंच गया? मैं नहीं जानता सर। एक बार सामान आता है फिर कार्टन बॉक्स खाली हो जाता है। खाली बॉक्स कहाँ रखते थे? घर के स्टोर रूम में। अच्छा, अनिल जब तेरे घर से गया था तो क्या ऐसे ही किसी कार्टन बॉक्स में अपना सामान रख के ले गया था? नहीं सर। मनोहर के बयान के मुताबिक अनिल 9 सितंबर से उसके फार्म हाउस पे रह रहा था। फिर 19 सितंबर को सुबोध की हत्या करके कार्टून बॉक्स लेने तो राजेश के घर गया नहीं होगा। इसका मतलब सुबोध की हत्या फार्म हाउस पे नहीं की गई, बल्कि बाहर कहीं उसे मारकर उसकी बॉडी को कार्टून बॉक्स में रखकर फार्म हाउस पे लाया गया। फिर राजेश के घर से कार्टून बॉक्स रमा ने निकाला, या राजेश अभी भी हमसे झूठ बोल रहा है? हो भी सकता है, लेकिन ये बात तब तक प्रूव नहीं हो सकती जब तक रमा हमारे हाथ न लग जाए। फिलहाल तुम ऐसा करो कि 9 से 19 सितंबर तक रमा और सुबोध कहाँ थे ये पता लगाओ। सर।
मारे को बड़े सेठ से मिलना है। क्यों? साहब, मारे को यहाँ काम नहीं करना है, मारे को गांव जाना है। गांव जाना था रे को? वो कबार बताऊं। क्यों यो क्यों मार रहे हो इन्हें? जनार्दन सेठ यो गांव जाना चाहे है, यहाँ काम को नहीं करना चाहे। अरे वाह अधूरी दास्ता, थारी जिंदगी ऊपर वाला की देन है, पर तू है मारा हाथ की कठपुतली। तो तना जया न चावा नाचनो पड़सी, और अगर ज्यादा तना तनी करी ना तो काम से भी जाओगा और जान से भी। अनिल एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ था। एक तरफ उसे अपने छोटे भाई का हत्यारा साबित करने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ उसे जेल के कैदियों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। अनिल और मेघा एक ऐसे दलदल में फंस गए थे जहां से निकल पाना उनके बस में नहीं था। अनिल की तरह यहां सैकड़ों आदमी, औरतें और बच्चे बंधुआ मजदूरी की बेड़ियों में बंधे थे। पुलिस की छानबीन में यह तो साफ हो गया था कि सुबोध की हत्या में अनिल का नहीं बल्कि इसमें रमा का हाथ था। लेकिन रमा को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस वो रास्ते तलाशने में जुटी थी जहां से यह पता चल सके कि सुबोध की हत्या के बाद अनिल और उसकी बेटी मेघा का क्या हुआ। सर, 18 सितंबर को रमा और सुबोध की फोन की लोकेशन एक ही थी और हैरानी की बात तो यह है कि तब सुबोध के फोन से मनोहर को कॉल हुआ था। अनिल के फार्म हाउस पे आने से पहले भी सुबोध ने मनोहर को कॉल किया था। तब हो सकता है रमा सुबोध के साथ हो। तब तारीख क्या थी? 6 सितंबर। 6 सितंबर को सुबोध ने मनोहर को फोन किया, मान लो रमा उसके साथ थी। फिर 9 सितंबर को अनिल मेघा और रमा के साथ राजेश के घर से चला गया। फिर उसी दिन रमा राजेश के घर वापस आई और उसी दिन मनोहर ने अनिल और मेघा को अपने फार्म हाउस पे ठहराया। कहीं ऐसा तो नहीं सुबोध ने मनोहर को यह कॉल अपनी नौकरी के लिए नहीं बल्कि अनिल की नौकरी के लिए किया था? सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि 18 सितंबर को रमा मनोहर के टच में भी थी और सुबोध की भी। और 19 सितंबर को उसने हमारे पास आकर झूठा बयान दिया कि सुबोध जानता है कि अनिल कहाँ है और वो गुस्से में उसको मार भी सकता है। और फिर 20 सितंबर को हमें फार्म हाउस पे लाश मिलती है सुबोध की। अनिल और मेघा फरार। अनिल और मेघा के गायब होने में और सुबोध की हत्या में रमा के साथ साथ इस मनोहर का भी कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। मुझे इस मनोहर के डोमेस्टिक एजेंसी बिजनेस की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, अरे राम राम काका। पाए लागू सेठ, पाए लागू। आज रात में थारी छोरी ने लेट जा। ऐसा मत कर सेठ, ऐसा मत कर सेठ। अरे रोवा क्यों है? एक रात है थारे करने। रेम कर इस बाप पर सेठ। सर, मैंने मनोहर के डोमेस्टिक एजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया है। उसकी एजेंसी के जरिए काम मांगने वाले 5 मजदूर ऐसे हैं जिनके परिवार वालों का कहना है कि ना तो वो कभी घर आए हैं, ना ही किसी ने कोई चिट्ठी भेजी है और ना ही किसी ने अपने परिवार वालों को मनी ऑर्डर भेजा है। ये तो कोई बहुत बड़ा इशू है। हाँ सर, और सभी परिवार वाले ये कह रहे थे कि वो जब भी मनोहर के पास जाते हैं तो मनोहर उनसे हर बार यही कहता है कि उसने उनको नौकरी नहीं दिलवाई है, जबकि मैंने अच्छे से चेक किया है। अनिल की तरह वो 5 मजदूर भी मनोहर के फार्म हाउस पर रह रहे थे। इन 5 मजदूरों का फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो और इस मनोहर पे नजर रखो और वो रमा, उसकी तलाश भी तेज कर दो। यस सर। भाग बेटा, भाग। सर, उन 5 मजदूरों में से एक मजदूर की लाश अलवर में मिली है जिसका नाम साईं प्रसाद है। चोरी
क्या हुआ सेठ? हमारी बेटी है। तू अटक क्या कर रहे हो? जा अपना काम कर। क्या हुआ सेठ? कोई गलती हो गई क्या? हमारी बेटी ने छोड़ देता, हमारी बेटी ने छोड़ देता। आप पूरी जिंदगी आप जो कहोगे वो करूँ कैसा? तूने पूरी जिंदगी वही करना है जैसा मैं कहूंगा। इसमें नई बात कौन सी है? चल भाग यहाँ से। तुझे यहाँ पर मजदूरी कराने के लिए, तेरी बेटी को बेचकर मुनाफा कमाने के लिए। हमारी बेटी पे रहम करो साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमारी बेटी पे रहम करो साहब। अरे कुछ ना होगा तेरे गिड़गिड़ाने से। कल सुबह तेरी बेटी छूमंतर हो जाएगी यहाँ से। सिर्फ एक ही रात है तेरे पास, उसके साथ खुशी खुशी गुजार ले, समझा? चल। हमारी बेटी को छोड़ दो साहब, मैं अपनी बेटी को डालना चाहूँगा साहब। हमारी बेटी को छोड़ दो साहब, हमारी बेटी को छोड़ दो। सर, साईं प्रसाद की लाश जयपुर अलवर हाईवे के पास नाले में मिली। गोली मारकर हत्या की गई थी। लाश के आसपास या जेब वगैरह में कुछ मिला? नहीं सर। ये साईं प्रसाद अलवर में क्या करने आया होगा? मीना। हाँ सर। इस मनोहर का अलवर कनेक्शन पता करना होगा। अरे कैसी चिंता करो, हे सब लोग 2 घंटा में अलवर पहुंच जाओ। बस एक बार अलवर पहुंचा और काम शुरू। रहनो खानो भी मिलेगा और अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी है भाई। शहर छोड़ के जाओगे तो ही तो 4 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने घर को भी भेज पाओगे, बच्चों को पाल पाओगे। बस एक बार अलवर पहुंचे और नई जिंदगी शुरू। अच्छा, तू अलवर में भेज के लोगों की जिंदगी बनाता है, ये तो हमें पता चला। चल तेरी जिंदगी बना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ बता, साईं प्रसाद को तूने ही नौकरी दिलवाई थी ना अलवर में? सब मैं सच कर रहा हूँ, मेरा अलवर से कोई लेना देना नहीं है साहब। अरे तू क्या हमें बेवकूफ समझ रहा है? ये अलवर में किसी जनार्दन नाम के आदमी को कॉल करता था। ये जनार्दन कौन है? अलवर में इसका गिट्टी बनाने का कारखाना है साहब। मैंने साईं प्रसाद को इसके यहाँ नौकरी करने के लिए भेजा था साहब। अनिल को भी तूने इसके यहाँ नौकरी दिलवाई थी ना? नहीं साहब, सुबोध को किसने मारा? बोल, नहीं तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। बता दो साहब, बता दो साहब। ये सुबोध ना बड़ा तिकड़मबाज आदमी था साहब। मेरी अक्सर उससे मुलाकात जयपुर जायका रेस्टोरेंट में होती थी। उसने पता नहीं कैसे मेरे असली धंधे का पता लगा लिया साहब। और एक दिन वो रमा को मेरे पास लेकर आया साहब। अरे क्या बोल रहा है तू? अपने भाई को बेचेगा? हाँ साहब, मुझे लगा कि कल को उसका भाई के लिए प्रेम जाग गया और उसने मेरे धंधे का भांडा फोड़ दिया, तो इसीलिए साहब मैंने उससे पहले मना कर दिया। मैंने रमा को बोला कि मैं अनिल को 10,000 रुपये महीने की नौकरी पे रख लेता हूँ। इस पर वो बोली, देखो सेठ जी, 10,000 महीने की बोलकर मने लालच ना दो। 2 लाख दो और उसने हमारी बेटी के साथ खरीद लो। मने कोई फिक्र ना है, जटे ले जाना है ले जाना। उसकी लुगाई हूँ मैं, लुगाई। पुलिस में भी खबर ना करूंगी। सोच लो, एक बार वहां गया तो फिर बुला ना पाओगी। अरे उसकी फिक्र किसने है, आप बस पीसा दो। फिर मैंने रमा को 2 लाख रुपए दिए। जैसे ही मैंने अनिल और मेघा का सौदा किया, रमा और सुबोध में झगड़ा शुरू हो गया साहब। रमा सुबोध से शादी का वादा करके राजेश के पास रहने चली गई साहब, और इस बात से सुबोध पागल हो गया साहब। और साहब, जैसे गेहूं के साथ खून पिसता है ना, मैं भी उन दोनों के झगड़े में फंस गया साहब। सुबोध रमा और मुझे ब्लैकमेल करने लगा, कहने लगा कि वो पुलिस के पास जाकर हमारा भांडा फोड़ देगा। पागल हो गया तू? अबे नहीं दे रही तो मैं क्या करूं? देख सुबोध, इसी दौरान आप लोग अनिल की तलाश करने लगे। मैं और रमा काफी घबरा गए थे साहब, इसीलिए मैंने और रमा ने सुबोध को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। रमा ने सुबोध को फोन कर शादी का झांसा देकर मेरे एक फ्लैट पर बुला लिया। हेलो सुबोध, हाँ वो हमारे से तने बात कर रही है, तू एक बार हमारे से मिल, कल आ जा। आओ देवर जी बैठो।
अरे जे हो कर रहे सब मैं तो समझ में आ रही है। अरे बैठो तो सही। मैं कह रही हूँ कि है ना, आप अनिल को सुबोध का हत्यारा मानकर ढूंढते रहेंगे, पर सब उल्टा हो गया साहब। अभी रमा कहाँ है? बोल, कहाँ छुपा के रखा है उसे? चलो रुको, अब बोलेगी या और? मैं हमेशा से चाहती थी साहब, हमारा घरवाला एक रईस आदमी हो, लेकिन ना, हमारे माँ बाप ने हमारे पल्ले ये अनिल बांध दिया। उसका छोटा भाई शहर में अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर भी वो पुरखों की दुहाइयां देता रहा और गांव में ही सड़ता रहा हमेशा। और जब अनिल ने शहर आने का फैसला किया, तब तक मैं ये जान चुकी थी कि वो बड़ा आदमी ना बन पाएगा। इसीलिए मैंने ही सुबोध को शहर में बुलाया। फिर उन दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया और नौकरी छूट जाने के बाद अनिल मने वापस गांव ले जाने की सोचने लगा। रमा, बिना नौकरी अब हमारा गुजारा ना होगा, हमें गांव जाना होगा। गांव जाना पड़ेगा? मैं गांव वापस ना जाना चाहती थी, इसीलिए अनिल को शहर में रोके रखने के लिए मैं राजेश से मिली और फिर हम राजेश के घर चले गए। राजेश का घर, पैसा, रोब रुआब देखकर मैं समझ गई थी कि अब सुबोध हमारे किसी काम का ना है। लेकिन अनिल को अपनी ज़िंदगी से बाहर करने के लिए मैंने सुबोध की ज़रूरत थी। मैंने सुबोध के साथ मिलकर अनिल और मेघा को मनोहर के पास बेचने की योजना बनाई और मैं सोच ही रही थी कि अनिल को मनोहर के पास कैसे ले जाऊं कि एक दिन अनिल ने मुझे राजेश के साथ देख लिया। ये कर रहे हो आप भी ना? मने लगा आप होगे। और अनिल ने हमारी बात पे विश्वास कर लिया। देखो जी, ये जो सेठ है ना, मने ठीक आदमी ना लागे। अब हम यहाँ ना रहेंगे। तू ठीक कह वे, हम गांव चलते हैं। अरे ना ना ना, गांव जाने की जरूरत ना है। मैंने ना आपके लिए नौकरी ढूंढी है। नौकरी? हाँ रुको, मैं बताऊंगी। ये कार्ड ना मैंने आपकी पैंट पर मिला था। इस कार्ड में जो नंबर है ना, मैंने उस पर फोन किया था, उन्होंने नौकरी पक्की कर दी है थारी। राम राम साहब जी, ये है, मैंने आपसे नौकरी की बात की थी ना वो फोन पे। अनिल, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी देखी है दिल्ली में, बहुत अच्छी नौकरी है। मेहरबानी साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रमा, मेघा तो अभी बच्ची है, थारे बिना 2 दिन में इसका दिल उचट जा देगा। ऐसा कुछ ना होगा मेघा के बापू। मेघा का आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इसकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई के लिए इसका शहर में रहना ही ज़रूरी है। फिर चिंता ना करो, मैं मायके में आराम से रह लूँगी। चलो गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। अपना ख्याल रखो। खूब पढ़ाई करना और ध्यान रखना अपना। अब जा। अनिल को कहां बेचा? एक जीते जागते इंसान की कीमत लगाकर उसे मवेशियों की तरह बेच देने का यह गोरख धंधा एक बेहद ही जघन्य अपराध है। लेकिन चंद पैसों के लिए मनोहर जैसे लोग इंसानों की खरीद फरोख्त के दलाल बन जाते हैं और रमा और जनार्दन जैसे लोग सौदागर। रमा की वजह से अनिल आज इस हाल में आ खड़ा हुआ था, जहां उसके सामने उसकी बेटी का सौदा कर दिया गया और वो चाह कर भी उसे बचा पाने में असमर्थ नजर आ रहा था। हमने बता था रमा, हमने बचाने जरूर आएगी रमा। तूने इसे मार डाला? हाँ साहब, मारू। किस राक्षस को मैंने ही मारा है। मैंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए मारा साहब उसे। रमा,
इस मनोहर ने हमें धोखा दिया है रमा। तेरी पत्नी ना कोई सती सावित्री नहीं है, उसी ने बेचा है तुझे, बेच के खा गई है तुझको ये। देखा, हमारी बच्ची, हमारी बच्ची। अरे रमा, जब मेरे मन में तेरे बारे में शक होता था तो मैं खुद को कोसता था कि रे बाबले वो ऐसा नहीं कर सकती। तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमीनी निकली। तुमने मुझको ही बेच दिया। मैंने तो छोड़, तूने तो अपनी स्कोप की चनी को भी बेच दिया। तू है तुझ पर। मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं एक अच्छा पति ना बन पाया, पर हाँ, इस बात की खुशी जरूर रहेगी कि मैं एक अच्छा बाप बन के दिखाया। और इसी खुशी के सहारे मुझे जो सजा मिलेगी मैं खुशी खुशी काट लूंगा। बापू साहब आपने तो बोला था ये खेल खत्म हो गया, तो आप बंदी क्यों बने? अभी ये खेल खत्म ना हुआ है। तेरे बाबा साहब राम जी की तरह वनवास काटने जा रहे हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। जब मैं वनवास काट के वापस आऊंगा तब तक तू समझ चुकी होगी कि असल में जिंदगी का खेल कभी खत्म नहीं होता। अभाव में जीने वाला एक ईमानदार इंसान बुरे से बुरे हालात में भी पैसा कमाने के लिए गलत जरिए का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन रमा और सुबोध जैसे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी इच्छाएं उन पर इतनी हावी हो जाती हैं कि उन्हें कोई भी जरिया गलत नहीं लगता। पुलिस की कोशिशों की वजह से सैकड़ों लापता आदमी, औरतें और बच्चे अपने घर वापस लौट सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।